दोस्तों पूरे विश्व के लिए एक नया बैटल ग्राउंड तैयार हो रहा है और वो है साउथ चाइना सी। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के अंदर अभी बैटल ग्राउंड बना हुआ है रशिया, क्योंकि पहले यूक्रेन के ऊपर काफी आक्रमण हो रहे थे, बहुत सारा हमला हो रहा था, लेकिन अब जो है वो बाजी पलट चुकी है। यूक्रेन हमला करना शुरू कर चुका है रशिया के ऊपर। तो वो जो वॉर फील्ड था, बैटल फील्ड था, वो अब चेंज होकर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है साउथ चाइना सी के अंदर। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वॉर बैटल वहां पर चल रहा था, लेकिन अब जो है वो एक नया वॉर फील्ड जो है वो तैयार हो रहा है और वो है साउथ चाइना सी। रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना जहां पर अपना क्लेम करता है कि मेरी जमीन जो है वो यहां तक है, 200 नॉटिकल मील्स तक है, कहता है ऐसा वो कि 9 डैश लाइन जो है वो हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर है, और यहां पर कोई भी अगर शिपमेंट आएगा या ट्रेड होगा, कुछ भी होगा, तो वो हमारी परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। और एक्चुअली में वो जो एरिया है वो 9 अदर कंट्रीज के द्वारा भी क्लेम होता है। इसमें वियतनाम है, फिलीपींस है और भी कई कंट्रीज हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ कि फिलीपींस जो है वहां का एक जहाज, एक शिप जो है वो निगरानी कर रहा था साउथ चाइना सी के अंदर। वैसे तो ज्यादा दूर नहीं था, 75 के आसपास ही, नॉटिकल मील्स के आसपास ही वो था। इस पर चाइना का एक शिप जो है वहां पर आता है, वेसल आता है, और वो जोर से टक्कर मारता है किसके? फिलीपींस वाले उस शिप के। इसके बाद में दोनों के बीच में कोलिजन होता है और ये विवाद जो है वो अब एक इंटरनेशनल मोड जो है वो ले चुका है इंटरनेशनल लेवल पर। तो फिलीपींस चाइनीज वेसल जो है वो कोलाइड होती है साउथ चाइना सी के अंदर, और गवर्नमेंट जो है अब वो बेसिकली क्या कर रही है? ट्रेड को ब्लेम कर रही है। इन द लेटेस्ट इन सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन इन द साउथ चाइना सी, द फिलीपाइंस एंड चाइना ऑन सैटरडे एक्यूज ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई मैंने जो है वो अपनी वेसल ले जाकर नहीं बढ़ाई है, तुम्हारी जो है वेसल लेकर जो है हमारे पास में लेके आए थे और फिर ये भिड़ंत हुई है ना, ये कोलाइडल हुआ, हमने तो कुछ भी नहीं किया। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्रेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब दोनों ही मानने को तैयार नहीं है। खैर देखते हैं, लेकिन ये आप लोग एक पिक्चर देखिए जिस तरीके से यहां पर फिलीपाइंस जो है उसके कई वेसल्स आप लोग देख सकते हैं, और चाइनीज ये मेंबर जो है उनको डरा रहा है, धमका रहा है कि इस तरफ जो है वो नहीं आना है। ये रिसेंट का एक फोटोग्राफ जो है वो मैंने आप लोग को दिखाया है। दोस्तों वाकई में अगर आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए अवेयर है, आप चाहते हैं कि जिंदगी के अंदर कुछ करे, तो 6 सितंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है। किसके लिए? पोर्नोग्राफी को खत्म करने के लिए, उससे क्विट करने के लिए, क्योंकि आज हर यूथ जो है वो इससे कनेक्टेड है, वो इसको देखता है, इसके ट्रैप के अंदर वो फंस चुका है। इसका रिजल्ट ये होता है कि उसको इनोवेटिव आइडियाज नहीं आते हैं, वो बहुत कुछ सोचता है कि यार मैं जिंदगी के अंदर ऐसा कर दूंगा, लेकिन फिर जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है, एग्जीक्यूट करने की बारी आती है ऑन ग्राउंड, फिर वो हार मान जाता है। वो हार इसलिए मानता है क्योंकि वो जो डिटर्मिनेशन था वो केवल और केवल दिखाने के लिए था, उसके व्यूज के अंदर था, लेकिन इंटरनल जो डिटर्मिनेशन था वो था ही नहीं, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पर तो ये गार्बेज भरा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग 100 डेज तक एक बार कनेक्ट होइए हमसे, हम आपको एडवांस टेक्निक्स बताएंगे कि कैसे आप लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। पहले भी मैंने आपको कई इंपैक्ट इसके बताए हैं, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चैलेंज कूपन कोड यूज करना है और आप लोग इसके साथ में जरूर कनेक्ट कीजिए। इस बार हमने स्पेशल रखा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस इसके अंदर रहेंगे। आप लोग चाहें तो कॉम्बो कोर्स के साथ में जा सकते हैं, जिसमें 100 डेज तो आपको इधर और 75 डेज की टेक्निक आपको दोनों साथ में अवेलेबल हो जाएंगी। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, पॉलिटी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, 4 PM पर क्लास होती है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, 10,000 MCQ में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस जो है वो सॉल्व करवा रहा हूं। आप लोग इस कोर्स से आप जरूर जुड़िए, आपकी जीके बहुत बेहतरीन हो जाएगी। चलिए बात करते हैं साउथ चाइना सी के बारे में। देखिए बेसिकली क्या है, ये चाइना है, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, इसके साथ में ही फिलीपाइंस यहां पर है, ताइवान ऑलरेडी जो है वो डिस्प्यूटेड के अंदर चल रहा है। अब बेसिकली क्या है कि फिलीपाइंस यहां पर है, ये फिलीपाइंस की टेरिटरी है। पलवान जो आइलैंड है ये फिलीपाइंस की जो है टेरिटरी है। इसके पास में ही एक आइलैंड है, इसके पास में एक आइलैंड है, उसको लेकर अभी डिस्प्यूट हुआ है। चाइना का कहना है कि ये जो आइलैंड है वो हमारा है और इसके ऊपर पूरी तरीके से अधिकार क्षेत्र हमारा है। फिलीपाइंस ये कहता है कि भाई ये हमारी टेरिटरी के अंदर आता है, लेकिन फिलीपाइंस ने और भी तमाम देशों ने चाइना के ऊपर यह आरोप लगाया है कि चाइना एक आर्टिफिशियल आइलैंड वहां पर क्रिएट कर रहा है ताकि वो अपनी टेरिटरी को और इंक्रीज कर सके। लेकिन आखिरकार ये जो विवाद है वो कहां से शुरू होता है? देखिए आप लोगों को एक इमेजिनरी लाइन जो है वो यहां पर दिखाई दे रही होगी, इसको हम लोग कहते हैं 9 डैश लाइन। लेकिन ये 9 डैश लाइन आखिरकार 9 डैश लाइन है ही क्यों? क्या वाकई में नाम यही है इसका 9 डैश लाइन साउथ चाइना सी के अंदर? थोड़ा सा हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। द साउथ चाइना सी इज एन एरिया ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर चल रहे हैं,
ड्यू टू टेरिटोरियल क्लेम्स बाय डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारे देश हैं जो कि स्प्रेटली आइलैंड हैं और भी कई आइलैंड से इनको लेकर क्लेम करते हैं, जिनके अंदर जैसे ताइवान हुआ, वियतनाम हुआ, फिलीपाइंस हुआ, चाइना हुआ, मलेशिया हुआ, ये सब जो है अपनी अपनी टेरिटरी को क्लेम करते हैं। लेकिन आखिरकार इन्होंने क्लेम करना कैसे शुरू कर दिया? शुरुआत में तो कुछ भी नहीं था यहां पर। जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी वीराने के अंदर आपने जमीन खरीद ली, लेकिन उससे पहले तो कोई भी नहीं था वहां पर, लेकिन आपको लगा कि यार यहां पे सिटी डेवलप हो सकती है, यहां पर आपको पेट्रोलियम मिल सकता है, तो फिर वहां पर आप जो है क्या करेंगे, डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे, फिर क्लेम करेंगे ये जमीन तो मेरी थी। वैसे यहां पर है इन द फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं सेंचुरी तक यहां पर कोई भी जो है वो नहीं था, बिल्कुल सुनसान पड़ा था, कोई रहता नहीं था, कोई क्लेम नहीं था, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो एंड होता है 1944 के अंदर, तब तक भी यहां पर कोई भी सिंगल आइलैंड जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर नो क्लेमेंट, कोई भी क्लेम नहीं था। लेकिन चाइना जो था उसने 1947 के अंदर सबसे पहले अपना क्लेम जो है वो यहां पर लगाना शुरू किया कि हमारे कुछ आइलैंड जो है वो यहां पर हैं। अब क्या होता है, अब उसने डिमार्केटेड करना शुरू कर दिया इट्स क्लेम, मतलब वो कह रहा है कि बेसिकली यू शेप के अंदर अब हमारा क्लेम जो है वो आता है, और इसी यू शेप को कहा उसने 11 डैश लाइन। अब 11 डैश लाइन जो है उसने क्लेम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ देशों ने ऑब्जेक्शन किया तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, 11 डैश लाइन हम लोग नहीं रखते हैं, हम इसको 10 डैश लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ा सा पीछे हट गए और प्रेशर आने लगा, तो फिर वियतनाम की तरफ से ये कहा कि भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा। बोला कोई बात नहीं, हम लोग 9 डैश लाइन तक आ जाते हैं। तो आज जो है वो 9 डैश लाइन तक इनकी हाल ही के अंदर अभी ये क्लेम जो है वो चल रहा है। मतलब चाइना की आप लोग पॉलिसी समझ रहे हैं, पहले आप लोग पूरा कब्जा कर लेंगे, फिर थोड़ा छोड़ देंगे, बोले ठीक है हम लोग यहां पर हैं, फिर थोड़ा सा और छोड़ देंगे, बोले यहां तक है, बाकी बचा हुआ हाथ में आया। यही चलता है आजकल भी, है ना। तो 9 डैश लाइन स्ट्रेच हंड्रेड्स ऑफ द किलोमीटर साउथ चाइना सी के अंदर। अब वहां पर देखिए आप लोग लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास जो है और फैली हुई है साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी को लगभग 90% कवर करती है ये 9 डैश लाइन। लेकिन आखिरकार हम लोग ये समझें कि यहां पर इतना क्लेम शुरू क्यों हो गया, क्या ऐसा इंटरेस्ट था? आफ्टर द 1960s when a huge reserve of oil and natural gases, सबको पता लग गया कि वहां पर ऑयल है, नेचुरल गैस है, क्लेम करना जरूरी है 1960 में। लेकिन अब जैसे वो क्लेम करने लगे, डिस्प्यूट क्रिएट होने लगे, एक नई संस्था, एक नया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अस्तित्व में आता है, जिसका नाम है अनक्लोज, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। लेकिन ये तो एनफोर्समेंट में आता है 1994 में, उससे पहले तमाम झगड़े जो है वो हो चुके हैं। जब ये 1994 में आता है और कहता है कि भाई हम जो है वो अब इन झगड़ों को समझाएंगे, सुलझाएंगे, सॉल्व आउट करेंगे, फिर इसको कहते हैं कि भाई तू तो अभी आया है, हमारा झगड़ा पहले चल रहा है, तेरे को क्या पता कहां पर इसके रूट्स है। तो ये बेसिकली साइडलाइन कर दिया जाता है, और आज भी साइडलाइन ही है उस फ्रेमवर्क से। तो ये बेसिकली साइडलाइन इसीलिए क्योंकि ये बाद के अंदर 1994 के अंदर आता है। लेकिन आखिरकार एशियन जो कंट्रीज हैं वो क्या साउथ चाइना के सी के साथ में जो डिस्प्यूटेड चल रहा है उसको ट्रीट कैसे करती है वो सुनिए। देखिए आसियान कंट्रीज आप लोग को पता है, वैसे तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बन चुका है जिसका कोई खासा औचित्य नहीं रह गया है, एक सिंबॉलिक हम लोग कह सकते हैं। इसीलिए जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये डिस्प्यूट जो है उसको लेकर काफी वीक पड़ जाता है। भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम अपना मामला अपने आप देखो। तो अपने अपने देश जो है वो अपने हिसाब से देखने लगे, और डिस्प्यूटेड आज किस तरीके से बदल चुके हैं आप रिजल्ट देखिए। एक वेसल जो है वो चाइना का टकराता है फिलीपींस के वेसल के ऊपर, ठीक है। फिर बात करते हैं यूएस की। यूएस ने शुरुआत के अंदर तो कहा कि भाई हम लोग न्यूट्रल हैं, हम कुछ भी नहीं करेंगे, तुम जानो हमारी टेरिटरी नहीं है। लेकिन यूएस को लगा कि यार हमें अगर चाइना को डिफेंड करना है तो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी के अंदर हमको इंटरप्शन करनी पड़ेगी। इसलिए साउथ चाइना सी के अंदर यूएस ने अपने नेवल बेस क्रिएट करना शुरू कर दिए, मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी, कई सारे ऑपरेशंस वहां पर शुरू कर दिए, और वहां के जो देश हैं, वियतनाम है, फिलीपींस है, इनके साथ में अच्छे रिलेशन बनाए, क्योंकि उसको पता लग गया था कि मुझे अगर चाइना को हराना है तो ये साउथ चाइना सी मेरा बड़ा काम में आ सकता है। इसीलिए यूएस का ये कहना है कि यूएस कई सारे जॉइंट मिलिट्री जो एक्सरसाइज है वहां पर करता है, और उसका वर्चस्व किस लिए था, मतलब काम किस लिए था, कि बेसिकली वो चाइना को डिफेंड कर सके। बात है इंडिया की। इंडिया क्या करना चाहता है? इंडिया आप लोग को पता है कि नॉन अलाइंड जो है वो रहा है ना, नॉन अलाइंड जो है वो रहा है, और नॉन अलाइंड रहते हुए पहले उसने कोई भी जो है वो कुछ भी नहीं किया, बोला ठीक है यार तुम लोग जानो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया के जो रिलेशंस थे वो नॉर्थ के जो स्टेट्स थे, सॉरी ईस्ट के जो स्टेट थे, ईस्ट एशियन जो कंट्रीज थे, उनके साथ में धीरे धीरे उनके टाइज, उनके रिलेशंस बढ़ने लगे, कनेक्टिविटी बढ़ने लगी, ट्रेड्स होने लगे। और ट्रेड होने के साथ साथ भी फिर इंडिया को मौका मिल गया कि 1962 जो है, जिस समय चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया था, उसको अब जो है
बदले की बारी आ चुकी है। तो इंडिया ये चाहता है कि भाई ठीक है, अब जो ईस्टर्न एशियन नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, उनको अपने फेवर में किया जाए, उनके साथ में ट्रेड किया जाए और फिर चाइना को डिफेंड किया जाए। तो क्या यूएसए खुद भी चाहता था कि इंडिया जो है वो चाइना को डिफेंड करे वहां पर जाकर साउथ चाइना सी के अंदर? वाकई में यही था। तो यूएस जो है वो तो अपनी चाल के अंदर कामयाब हुआ, लेकिन फायदा तो हमको भी हुआ। हम लोग चाहते थे चाइना को डिफेंड करें और वो हो रहा है, इसलिए जो ईस्टर्न एशियन नेशंस हैं वो हमारे फेवर में आए। अब बात है कि इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो क्या कर रहा है इसके अंदर। इंटरनेशनल कोर्ट ने ये कहा कि चाइना का कोई क्लेम वहां पर नहीं है साउथ चाइना सी के अंदर, लेकिन चाइना कहता है कि भाई कोई हम नहीं मानेंगे, तुम तुम्हारा जानो, हम नहीं मानेंगे, तुम तुम्हारा जानो, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। तो चाइना ने कहा कि भाई ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है ये केवल एक सिंबॉलिक है, इसका आदेश, इसका जो नोटिस है वो हम नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हमारे पास में इतनी पावर है, हमारे पास में डिफेंस है, हमारे पास में मार्केट है, हर चीज हमारे पास में है, फिर आपके अनुसार क्यों चले। इसलिए कहते हैं कि जो इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाता है उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। वैसे ही ये चाइना जो है वो अब किसी की बात सुनता नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसकी बात इसने सुनना मना कर दिया है। तो आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। देखिए 100 दिन के अंदर आपको सीख जरूर जाएंगे कि अगले 100 दिन तक लगातार कैसे चल सकता है। अगर आपको किसी एग्जाम को टारगेट करना है तो इसके साथ में टारगेट कीजिए कि 100 दिन के अंदर मुझे एग्जाम निकालना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये टारगेट रखिए 100 दिन के अंदर मेरे बिजनेस को मुझे वहां पर पहुंचाना है। ऐसे इस टारगेट को लेकर चलिए और 100 डेज के एडवांस टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए, जिसमें आप लोगों की पोर्नोग्राफी देखने की जो आदत है वो छूट जाएगी। बिल्कुल दिमाग शांत रहेगा, कोई गुस्सा वुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा उसी से आता है आप लोगों को, है ना। तो चैलेंज कूपन कोड यूज करना है और 6 सितंबर से पहले पहले आप लोगों को इसके साथ में जुड़ जाना है। कॉम्बो कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।